स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो बात करने वाले हैं चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड को जानने से पहले हमको चुनावी बॉन्ड जो लेके आई सन 2017 में, उसके कुछ पीछे का इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। तब चुनावी बॉन्ड को समझना और भी आसान होगा। हम बात कर रहे हैं जब से देश आज़ाद हुआ 1947। 1947 से देश आज़ाद हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली। तब से राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव लड़ना शुरू की। पहले बहुत से लगभग 70 के दशक तक एक दलीय सरकार थी, कांग्रेस की सरकार। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही हर समाज का गुट अपनी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करने लगा, जिससे कि कांग्रेस से निकल कर या और भी अन्य पार्टी ने अपने वोट बैंक को अपनी जातीय वोट बैंक के आधार पे क्षेत्र के आधार पे बहुत से पार्टियों का गठन हुआ और राजनीति चुनाव में आई, चुनाव लड़ने के लिए आई। तो चुनाव के साथ साथ ये भी चुनाव तो लड़ने आई, मुद्दे भी सब अपने समाज और भी मुद्दे उठ के आने लगे। लेकिन इन्हीं चुनाव के बीच आने लगे 1990 में भी एलपीजी मॉडल भारत सरकार एक्सेप्ट करती है और उदारवादी के हम की ओर कदम रख देते हैं, यानी कि भारत में विदेशी निवेश का आना संभव हो गया और भारत की जो संस्थाएं थीं उनमें सरकार का जो संस्थाएं थीं यहाँ की, उसमें सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होने लगा। इसी के तौर पे देखा गया कि चुनाव, क्योंकि हर एक चुनाव तो होना ही है 5 साल पे, भारत का संविधान पे लिखा हुआ, बीच में असामयिक कोई घटना हो जाती है, कुछ भी नहीं बनता, चुनाव गिर जाती है, सरकारें गिर जाती हैं, तो बीच में भी चुनाव होते हैं। लेकिन ये देखा गया कि धीरे धीरे जैसे ही चुनाव हुए तो उनमें खर्चे बढ़ना शुरू हो गए। यानी खर्चे का मतलब कि जो प्रतिनिधि लड़ता था चुनाव, एक प्रतिनिधि बहुत ज़्यादा खर्च करने लगा, इसके पास है नहीं है, वो क्या खर्च करेगा पैसा, यानी कि असमानता का व्याप होने लगा। असमानता तो थी, धीरे धीरे वो भ्रष्टाचार के होने लगा, काले धन को वाइट में कैश में करने लगे। और यहाँ देखा गया कि लोकतंत्र के मॉडल पे अगर एक प्रत्याशी के पास पैसा है तो 500 गाड़ी 50 गाड़ियों के साथ, और यहाँ तक कि पैसा भी वितरित करके वो लोकतांत्रिक चुनाव को लोकतांत्रिक न बना के लोकतांत्रिक चुनाव न बना के वो अपने आप हो गया। लोकतांत्रिक संस्थाओं जितनी भी थी, इलेक्शन कमीशन, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन चिंतित हो गया कि हम इस जो भारत के चुनाव हो रहे हैं, जो भारत की मूल संरचना का हिस्सा है, वो कैसे ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव किए जाए। इसी के लिए कई कमेटियाँ गठन की गई, लॉ कमीशन की रिपोर्ट आने लगी कि हम क्या ऐसा करें जिससे कि जो प्रत्याशी हैं वो मिनिमम खर्च करें। एक तो उनके दिमाग पे आया कि हम क्या राज फंड करें, वो भारत के में कैसे कर सकता है, जहाँ एक तरफ इतनी असमानता है वहीं एक तरफ, तो ये राज्य के लिए संभव नहीं था। दूसरा ये किया गया कि प्रत्याशियों के लिए सीमा लगाई जाए कि एक प्रत्याशी को इतना ही चुनाव खर्च किया जाए, यानी कि एक प्रत्याशी एक लोकसभा एक एमपी में एक व्यक्ति एक सत्र में एक पंचवर्षीय में इतना ही खर्च करके चुनाव लड़ सकता है। पंचवर्षीय का मतलब चुनाव लड़ने के लिए, न कि पूरे 5 साल के लिए नहीं, सिर्फ जब चुनाव लड़ रहा है तब कि लड़ना के लिए उसको चुनाव इतना किया जाए, उसकी अमाउंट किया जाए। लेकिन धीरे धीरे देखा कि व्यक्ति के नाम पे तो क्या, वो व्यक्ति तो अलग है जो खर्च कर रहा है, पार्टी अलग, पार्टी के नाम पे कुछ पैसा आ रहा, पार्टी अपना अलग खर्च करे, यानी कि बड़ी ही जटिल संरचनाएं बनने लगी भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पे और लोकतांत्रिक व्यवस्था पे। कैसे ही हम कैसे ही पारदर्शी चुनाव करें, महंगे होने लगे तो इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा के प्रत्याशी के लिए और विधानसभा के प्रत्याशी के लिए कुछ खर्चों की लिमिट लगाई कि मतलब एक प्रत्याशी इतना ही खर्च कर सकता है। जैसे लोकसभा के प्रत्याशी के लिए 54 से 70 लाख कर दी गई और उसकी लोकसभा के प्रत्याशी के लिए 54 से 90 लाख और विधानसभा के प्रत्याशी के लिए 20 से 28 लाख
खर्च सकता है, और तो स्टेट के डिपेंड के हिसाब से कैसा कम या क्षेत्र में थोड़ा बहुत अंतर हो गया। इसमें भी इलेक्शन कमीशन ने लगा कि जब नॉमिनेशन भरने जाता है उसे 30 दिन के अंदर अपनी पूरी का पूरी डिटेल जानी रहती है। रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जनप्रतिनिधि अधिनियम कानून की धारा 70 के तहत इसमें एक 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन में पूरी वो डिटेल्स भर देगा कि कितना खर्च है और कितना क्या क्या है, सारी डिटेल्स उसमें दी जाएगा। अगर उससे ज़्यादा है तो इलेक्शन कमीशन को पावर है कि उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ने लगाया, लेकिन फिर देखना शुरू कर दिया कि बहुत से लोगों ने क्या आर्गूमेंट आने लगे, बहुत से लोग करने लगे कि साहब इतना बड़ा क्षेत्र है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, हम इतने रुपये में हमारा कहाँ हो पाएगा, इतनी महंगाई है, पेट्रोल का खर्चा बढ़ता है, लेबर चार्ज है, हर चीज़ है, इतने बड़े बड़े क्षेत्र हैं, हम इतने खर्चे में कैसे चुनाव लड़ें। इलेक्शन कमीशन के पास भेज करने लगे। इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि है, तब अगर नहीं, अब मुद्दा ये होता है कि अगर उन्होंने बोला इतना पैसा कहाँ, इतना कम पैसे में तो हम चुनाव लड़ नहीं सकते, तो अब फिर वही प्रश्न उठने लगता है कि क्या जो लोकतंत्र है उसमें सिर्फ पैसे वालों के लिए है? क्या जो MP MLA चुनाव लड़ते हैं क्या पैसे के लिए? जब संसद की रिपोर्ट आती है कि हमारे ज़्यादातर सांसद यानी कि 70 से 80% और भी देता कम ज़्यादा होगा वो करोड़पति हैं, तब फिर ये सोचने पे हो जाता है कि लोकतंत्र की जो असमानता की वजह से लोकतंत्र का ढांचा है वो कमज़ोर हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन करें कि चलो थोड़ा बढ़ा, फिर लोकसभा के लिए उन्होंने बढ़ा दिया कि जो 70 से वो 90 लाख तक, नहीं 70 से 90 लाख तक खर्च कर सकता है एक प्रत्याशी, और उसी को विधानसभा में 28 से 40 लाख तक ये बोल दिया गया कि इतना खर्च कर सकते हैं। अब क्या फिर इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उनको पूरा इलेक्शन कमीशन में किसी भी प्रत्याशी को जो भी नॉमिनेशन करता है तो वो देना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन देखा कि ये तो इतना हमने रख तो दिया, लेकिन कहीं से एक चुनाव में करोड़ों के अरबों रुपए खर्च होते हैं। एक प्रत्याशी बहुत खर्च करता है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है। अब उनको चुनाव में मुद्दा उनके ऊपर फिर प्रश्न लगने लगा कि इलेक्शन कमीशन कैसे ही पारदर्शिता के साथ और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी समान अवसर के साथ कैसे चुनाव कराए। इसी देखते हुए कमेटियाँ गठित हुई। एक वही कमेटी गठित हुई जिसमें से बोला गया कि इसमें एक 1970 में केस होता सुप्रीम कोर्ट, कंवरलाल गुप्ता बनाम अमरनाथ चावला, उसमें एक पिटीशन दायर होती है, कह रहे साहब जो है यानी एक व्यक्ति और एक पार्टी क्या अलग है या एक है, यानी अगर कोई किसी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, अब वो पार्टी का एक एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा जो होगा वो पार्टी को होगा और जो प्रत्याशी है उसका एक खर्चा होगा, यानी कि जो चुनाव का खर्चा होगा वो दोनों अलग अलग है कि एक ही लोग खर्च करेंगे। यानी प्रत्याशी को अगर जो बोला गया खर्च करने के लिए, जैसे कि लिमिट करिए 70 से 90 लाख तक, 70 से 90 लाख प्रत्याशी खर्च कर सकता है। फिर अगर पार्टी को फंड देना है, क्या पार्टी फंड इतना दे सकती है? तो नहीं, ये एक ही है, इसको आप अलग नहीं कर सकते कि पार्टी से अलग और प्रत्याशी अलग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमललाल गुप्ता वैसे अमरनाथ चावला के केस में बोला कि प्रत्याशी और व्यक्ति का खर्चा सिर्फ एक है, चाहे पार्टी खर्च करते या प्रत्याशी खर्च करते, दोनों में से सिर्फ एक का ही खर्चा यानी कि 90 लाख सिर्फ एक तो है। अगर एक क्षेत्र से कोई व्यक्ति लड़ रहा है चुनाव, वो वही ही खर्च करेगा, यानी कि उसके नाम वो अपने नाम पे पार्टी के नाम पे दो तरह का खर्चा नहीं कर सकता। एक कंवरलाल गुप्ता के अमरनाथ की चावला में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। चुनावी दौर का सुधार चालू था, उसी तरह जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 29B के तहत इलेक्शन कमीशन ने जब देखा कि बहुत ही फंड बढ़ रहा है, कंपनियां फंड कर रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने 1968 में कारपोरेट फंड पर रोक लगा दी। 29B पावर है कि वो रोक लगा सकते हैं, लेकिन इसको फिर चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में कि क्या है फंड लगाना। सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ लगाने का ये था
था इलेक्शन कमीशन का कि जो क्योंकि व्यक्ति के पास इतना पैसा होगा तो चल अचल संपत्ति का तो ब्यौरा देता है। अब इनके चुनाव का खर्चा कौन निभाता है भाई? एक व्यक्ति का अगर है तो उनके तो कहीं ना होगा, तो अगर कंपनी फंड करते होंगे तो कंपनी में कह दे कंपनी पैसा नहीं देगी, कंपनी को इसमें राजनीति में चंदा देने का अलाउ नहीं है, कंपनी को बंद कर। लेकिन 1985 में इसको फिर बहाल कर दिया कि जो पिछले 3 सालों से औसत शुद्ध लाभ कमा रही है वो 5% अपने औसत शुद्ध लाभ का फंड कर सकती है। जब ये आया कि पार्टी फंड कर सकती है औसत 3 सालों का और जो शुद्ध लाभ 5% कर सकती है, इसके बाद फिर 1985 चुनाव में जब हो गया तो फिर इलेक्शन कमीशन ने अपने आंकड़े देखे, ऑब्जर्व किया, कह रहे जो चुनाव का है तो फिर समस्याएं हो रही हैं और प्रत्याशी भी नहीं हुआ। तो कई कमेटियाँ उस समय गठित की गई, इसमें दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में गठित की गई और इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में खोज गई। दोनों कमेटियों ने एक सुझाव दिया कि जब इतना ही चुनाव का खर्चा हो रहा है तो आंशिक राज्य वित्त पोषण क्यों नहीं करता, यानी कि जो चुनाव में है उसका सरकार ही फंड क्यों नहीं करती, सरकार अपने ही चुनाव से यानी कि अपने ही पैसे से चुनाव करवाए। दोनों कमेटी ने ये सुझाव दिया, सिफारिश की अपनी कि ये राज्य ही कराए, यानी कि स्टेट ही कराए, लोकसभा का चुनाव हो या उसका चुनाव हो तो इलेक्शन कमीशन का पूरा वो फंड अपना स्वयं रिलीज करे और सब प्रत्याशियों को बांट दे कि भाई साहब ले लो और आप चुनाव लड़िए जो पार्टी का। तो फिर वही प्रश्न चिन्ह लग गया कि क्या इतना पैसा कहाँ से आएगा जो खर्च करते हैं, ये सरकार ये बजट में कैसे इंक्लूड हो जाएगा, बजट बढ़ेगा, आर्थिक बोझ बढ़ेगा, आर्थिक बोझ के साथ साथ संसाधनों पे दबाव पड़ेगा और ये एक प्रैक्टिकल तरीके से व्यवहारिक तरीके से संभव नहीं था। तो सरकार ने इसको फाइल पे कर दिया। ऐसे ही जैसे कि सुधार का क्रम जारी था तो 2003 में सरकार ने कॉर्पोरेट फंडिंग को पूरी तरह से लागू कर देगा। अवस्था ने जितना भी अपना टैक्स का है जो भी है वो दे सकती हैं सरकार, उसमें पार्टी फंड दे सकती है सरकार है। अब जब ये इम्प्रूवमेंट जब इन्होंने व्यक्तिगत कॉर्पोरेट फंडिंग जब पूरी तरह से लागू कर दिया तो क्या लागू किया कि जो 20,000 या 20,000 तक कम कैश दे सकते हैं, 20,000 से कम कैश दे सकते हैं, मतलब कैश की अमाउंट जो देता है 20,000 तक रखिए और इसके बाद चेक के थ्रू या उसी के थ्रू दे सकते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ और उसी समय ये भी कर दिया कि अगर जो पैसा देता है उसकी जो डोनर होगा यानी कि दाता होगा उसकी पहचान उजागर नहीं होगी। अब फिर एक नया प्रश्न चल गया कि भाई हम मतदाता हैं, सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, ये हम अपनी सरकार के कैसे क्या हो रहा है जब हम लोकतंत्र का एक हिस्सा हैं, यानी कि हम चुनाव संविधान हमको अधिकार देता है कि हम चुनाव जीते हैं। जब हम रिम्बर के मीडिया पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ही सरकार को चुनते हैं, हम ही भारत को रेगुलेट करते हैं, तो हमसे एक चीज़ें क्यों छुपा जा रही हैं। फिर ये प्रश्न चिन्ह लग गया और इस पर बहुत से लोग कमेंट किया। एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे श्री ओपी रावत जी, उन्होंने कहा कि अगर कोई, उन्होंने भाई चिंता व्यक्त की कि अगर कोई दिवालिया कंपनी है वो किसी और की है तो पार्टी फंड करते रही है, वो उसकी अगर दिवालिया में चल रही है वो पार्टी में फंड कर दी और उसी पार्टी की सरकार आ गई तो फिर क्या वो कंपनी तो चालू रहेगी। अगर मैं किसी को डोनर हूँ, मैं किसी को देता हूँ तो ऑब्वियसली बात है मेरा फेवर करेगी। यानी एक तो कंपनी अगर सब कंपनी दे, अगर कंपनी को भी हर उद्योग क्षेत्र को भी कॉर्पोरेट सेक्टर को भी सबको बराबर की नहीं होगा, यानी कि हमारे देश में अगर बराबर का नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा और नई इंडस्ट्रियाँ नहीं खुलेंगी तो फिर रोजगार और तरह तरह बहुत सी चीज़ें उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। दूसरी होगा फाइनेंस सिस्टम। अगर कोई दिवालिया कंपनी खोल है या कुछ खोल लिया, उसने अपनी एक कंपनी खोल ली, एक किसी व्यक्ति ने अपनी कंपनी खोली, उसकी काम है नहीं, रजिस्टर हो गई और उसने अपना जितना ब्लैक मनी था उसमें कर दिया और वो
जो फंड था वो अब उसने पार्टी फंड दे दिया, उसी की सरकार आ गई। अब वो जो उसका ब्लैक था उसका वाइट में बदल गया और उसका पैसा जो हो गया, यानी कि हमारे जो काला धन वाला था वो भी हो गया, यानी कि जो इकोनॉमी आर्थिक अर्थव्यवस्था को चोट पहुँची। जो आना चाहिए टैक्स के रूप में पैसा आना चाहिए वो अर्थव्यवस्था में चोट पहुँचेगी। तो कभी सबको बराबर की नहीं होगा, यानी कि हमारे देश में अगर बराबर का नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा और नई इंडस्ट्रियाँ नहीं खुलेंगी, तो फिर रोजगार और तरह तरह बहुत सी चीज़ें उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। दूसरी होगा फाइनेंस सिस्टम। अगर कोई दिवालिया कंपनी खोल है या कुछ खोल लिया, उसने अपनी एक कंपनी खोल ली, किसी व्यक्ति ने अपनी कंपनी खोली, उसकी काम है नहीं, रजिस्टर हो गई और उसने अपना जितना ब्लैक मनी था उसमें कर दिया और वो जो फंड था वो अब उसने पार्टी फंड दे दिया, उसी की सरकार आ गई। अब वो जो उसका ब्लैक था उसका वाइट में बदल गया और उसका पैसा जो हो गया, यानी कि हमारे जो काला धन वाला था वो भी हो गया, यानी कि जो इकोनॉमी आर्थिक अर्थव्यवस्था को चोट पहुँची। जो आना चाहिए टैक्स के रूप में पैसा आना चाहिए वो अर्थव्यवस्था में चोट पहुँचेगी। तो ऐसे ही कई चिंताएं व्यक्त हो गई और फिर धीरे धीरे चुनाव दिन प्रतिदिन तो महंगा होता ही है और होता जा रहा था। इसी दौरान पे 2017 में संसद में बिल पेश किया गया, वित्त अधिनियम 2017। 2017 में ही चुनाव आयोग ने सिफारिश की थी जो 20,000 का कैश है उसके घटा को 2,000 कर दिया जाएगा। तो उसी समय उसके बाद ही जब सिफारिश हुआ तो फिर उसमें संसद में बिल को संसद में पेश किया गया। इसमें यह था कि वित्त अधिनियम में चुनावी बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है। क्या है चुनावी बॉन्ड? इसमें यह था कि 1,000 से 1 करोड़ रुपये तक का कोई भी कंपनी जनप्रतिनिधि अधिनियम 29(1) के तहत जो रजिस्टर्ड है या लोकसभा या विधानसभा के चुनावों पे 1% वोट पाती है, उन सबको फंड तो 1,000 से 1 करोड़ तक के बॉन्ड ले सकते हैं। और उसकी बॉन्ड हैं क्या थे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये था कि एक वित्त वर्ष में एक तिमाही में 3 तिमाही थी, 3 तिमाही में जारी होते थे। एक तिमाही में 10 दिनों के अंदर ये बॉन्ड को जारी होते थे। उनको बेच के पार्टी फंड में कैश जाता था, उनको लोग ने बॉन्ड किया और वो पार्टी में जाता था और वो चला जाता था। अब इसमें ये हो गया कि बॉन्ड तो जा रहा था, लेकिन कौन दे रहा है बॉन्ड के नाम पे, पैसा कौन खरीद रहा है? वही पैसा तो खरीद लिया, बॉन्ड तो खरीद लिया ना, उसका पैसा यानी कि एक चेक की बात है कि हम तो ले तो रहे हैं, एक चेक ही है, उसको बनाने के लिए किसी कर दिया गया और जो उससे पैसा जब आएगा चेक के से वो पैसा हम दे देंगे और बता देंगे इतने इलेक्शन बॉन्ड हुआ। ये सब SBI को दी गई मैनेजमेंट पूरा कि SBI ही भारत की ऐसी SBI ही संस्था में ही ये सब होगा, हर बैंकिंग को नहीं दिया। वो भी SBI को उन शाखाओं पे और कुछ शाखाओं को चिन्हित किया गया कि इन्हीं शाखाओं पे ही आप बॉन्ड को ब्रेक करवा सकते हैं और उसको कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं 1,000 से होकर 1 करोड़ तक। अब उनकी जो वैधता थी कि जो 10 दिन तो खरीदने के टाइम मिलता था, 15 दिन उनको करने के बाद होता था। यानी 15 दिन से आज मैंने तिमाही पे आज रिलीज होंगे बॉन्ड, उनको मैंने खरीद लिया, 15 दिन के अंदर उसको कैश में बदल के जमा करना रहता था, जिसके नाम पे होता था उसको देना पड़ता रहता था। पार्टी के नाम पे, जिस पार्टी के नाम पे आप खरीद रहे थे उसको वो डिपॉजिट करना पड़ता। अगर 15 दिन में नहीं किए थे तो उसका पैसा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में जमा हो जाएगा, जो बॉन्ड का पैसा वो किसी पे नहीं जाएगा। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे ही हुआ तो अब इसमें कई ही संवैधानिक पहलू देखे गए, लीगल ब्रेकडाउन देखे गए और भारत की लोकतंत्र की ये कैसा बना दिया कि लोकतंत्र का आघात है। यानी कि कई इससे मुद्दे
रहने की असमानता को व्यक्त कर देगा। चुनाव एक उसमें नहीं होंगे, पैरेलली नहीं हो, समांतर, सबका समानता का नहीं मिलेगा चुनाव का। ऐसे कई मुद्दे रिलीज हो गए। ये होना भी स्वाभाविक था मुद्दा, क्योंकि इसमें भी वही दिक्कत आ गई कि कौन दे रहा है, इसमें गुप्त रखा गया। क्योंकि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को दिया गया, जनता को ही अधिकार नहीं है कुछ जानने का, तो फिर क्या मतलब लोकतांत्रिक ढांचा, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका क्या होगा, क्योंकि लोकतंत्र ही संस्थाओं से ही लोकतंत्र चलता है। इसमें ये देखा गया कि जो मुद्दे निकल गए कि अब हम अगर ये कर रहे हैं तो चुनावी बॉन्ड है, अगर किसी की सरकार है, वर्तमान सरकार या कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी होगा, सबसे ज़्यादा चुनाव बॉन्ड जो होगा उसके नाम पे होगा, बॉन्ड उसके नाम पे खरीदेगा, उसको फंड करेंगे। अगर कोई फंड करता है तो उसको सरकार जो होगी फ़ायदा पहुंचाएगी। सरकार फ़ायदा करे, संसाधन का दुरुपयोग करेगी, उसके लिए तरह तरह का जो भी होगा सरकार को फ़ायदा पड़ेगा। सरकार के साथ साथ जो चुनाव के सिस्टम्स हैं वो सही निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, ना पारदर्शी होंगे। और जब पारदर्शी चुनाव देंगे तो लोकतंत्र के सिंपल सी बात, लोकतंत्र का घात पहुँचेगा। और अनामिता के, यानी अनामिता जिसका मतलब गुप्त दान, अनामिता का मतलब जो होगा ना उसका पता चलेगा उसने कितना करप्शन, यानी करप्शन का मतलब कितना ब्लैक मनी किया और किसका ब्लैक मनी आया और उसके पास अचानक पैसा कैसे आके और कहाँ उसने कर दिया। यानी कि काले धन से लगा के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता, साथ ही साथ जो भ्रष्ट आदमी उसके बारे में ना पता हो करके उसको अप्रत्यक्ष तरीके से रूलिंग गवर्नमेंट उनको मदद करती। और यहीं तक नहीं, भारत की जो व्यवस्था थी उसको ढांचा और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए चुनौती थी। इसी जब उन्होंने देखा, जब ये विधेयक जारी किया गया, संसद में पेश किया गया, तो इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी रेज हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई, चुनावी बॉन्ड योजना को चैलेंज किया गया। उसमें ये कि जो हम अनामिता के सिद्धांत, यानी कि गुप्त दान का वैधानिकता सही है क्या, नागरिक को जानने का अधिकार नहीं है कौन कर रहा है, कौन कितना दे रहा है, कहाँ से आ रहा पैसा, किसी भी चुनावी पार्टी को इतना पैसा आ रहा है। और एक गाँव कहीं का रहने वाला क्षेत्रीय समानता भी होती है। और जब हम ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो कितनी असमानता है, तो चुनाव कितने महंगा है और लड़ पाना। और अगर जो भारत की मूल भारतीय संविधान में ये तो जो मूल है कि जो जनता की फीलिंग को समझे, जो जनता को भावनाओं को महसूस करे, वही नेता होता है। इसको क्या मूल को समझ पाएंगे जब बहुत ही असमानताएं होंगी, आर्थिक असमानता होगी, तो जो रहने वाला है जिसको वोट कराई दिया गया वो वोट दे पाएगा। वो जब वोट दे देगा, क्या उसके वोट का, जिसलिए वोट दिया है, जिस आशा के साथ वोट दिया है, क्या उसका निवारण हो पाएगा। ये लोकतंत्र की संस्थाओं की बड़ी चुनौती थी। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में है कि नागरिक जो है उसको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, भुगतान क्यों हो, भाई हो तो सबको पता चलना चाहिए कौन कितना दे रहा है। दूसरा ये था कि इसमें ये चैलेंज किया गया कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, ये इसमें इनको चैलेंज किया कि ये इसका उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि पट्टा लिया गया कि जो नहीं जानने का है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये आर्गूमेंट दिया गया कि भाई साहब जो पुट्टा स्वामी केस है ना, राइट टू प्राइवेसी मुझे देता है और मेरा ये है कि ये नहीं, ये मैं किसी को सूचना नहीं दे सकता कौन मुझे दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे रुको, राइट टू प्राइवेसी को पुट्टा स्वामी ये नहीं कह रहा है कि जो है मूल स्ट्रक्चर को आप हटा दोगे, मूल स्ट्रक्चर कहाँ है। और सबको 21 के आर्टिकल 19(1) के तहत फ्रीडम एक्सप्रेशन के साथ साथ जानने का अधिकार भी है। उसी में ही ये इसको इन्वॉल्व किया और कहा कि नहीं ये जानना है, इसको पूरे का पूरा जानने का अधिकार है, किसका पैसा कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये पूरा जनता को जानने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, सारी चीज़ें जनता को जानने का अधिकार है और इसमें पूरा होना चाहिए। ऐसे ही हुआ
अब तो धीरे सभी लोग देख रहे होंगे कैसे कौन क्या दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था, उसके अनुसार ही घोलमेल करने से बच गए और ये पता चला कि क्या कैसा। लेकिन सब चीज़ों के समझने की सही चीज़ होता है कि आज के वर्तमान में चुनाव जो इतने महंगे होते जा रहे हैं, तो क्या एक लोकतंत्र के लिए सही है? क्या जो गरीब है प्रत्याशी है जो उनके सामने क्या फाइट कर पाएगा? बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, इन सबको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से निकल के आ रहे हैं कि बड़े बड़े घराने फंड कर रही हैं, रूलिंग पार्टी में ज़्यादा ही मिलते हैं। उनको डर रहता है कि कहीं अगर नहीं देंगे तो एजेंसियां की थोड़ी दबाव बना के डालेंगे तो चुनाव में प्रभाव पड़ेगा और कभी भी पारदर्शी सा चुनाव नहीं होंगे। क्योंकि ये भी देखा गया कि जो बड़े बड़े व्यवसाय हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो पार्टी फंड पे दे देते हैं और उनको टैक्स के मिल जाता है कि आप टैक्स में दिए, वो ही अपना है कि नहीं, वो अपना ब्लैक मनी को वाइट में बदलते हैं। दूसरे क्रॉनिक कैपिटलिज्म, इसमें ये देखने को मिला कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म ये है क्या? क्रॉनिक पूंजीवाद। ये क्रॉनिक पूंजीवाद एक तरह का अधिकारियों और व्यापारियों के बीच का बॉन्ड है। बॉन्ड कैसा? मतलब कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग है कि हम बड़े बड़े व्यापारियों को, वो हमको जो सिस्टम्स हैं, इकोनॉमिक सिस्टम के, वो न जाके हम आपको ये लाभ पहुंचाएंगे, आप हमारा ये काम कर दीजिए, हम आपको इतना कर देंगे। बड़े बड़े अधिकारी अपना करते हैं, उसी को क्रॉनिक कैपिटलिज्म बोलते हैं कि कोई भी अधिकारी या कोई भी वो पैसा किसी एक व्यवसाय से, उद्योगपति से मिलकर उसके साथ काम करता है, उसको फ़ायदा पहुंचाता है, वो एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म का हिस्सा। दूसरे इकोनॉमिक इनक्वालिटी होनी चाहिए, जो हर एक लोकतंत्र में हर एक पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में प्रतिनिधित्व सभी को होना चाहिए। प्रतिनिधित्व सभी का होने के साथ साथ उनका भी होना चाहिए। प्रतिनिधित्व का मतलब ये थोड़ी कोई अगर किसी एक समाज का कोई भी है अपर तबका, यानी कि एक आर्थिक तौर से बहुत ही आगे है, सिर्फ उसी का ही बराबर प्रतिनिधित्व होता रहे और बाकी जो है उनका इनइक्वालिटी बनी रहे, ऐसा नहीं है। यानी कि सबको इकोनॉमिक फील्ड, सबको एक जैसी फील्ड मिलनी चाहिए। तीसरा है कि जो हम ये लेन-देन है, यानी कि डिजिटल चेक के माध्यम से केवल राजनीतिक दलों को ही पैसा और मिलता है। जैसे कि अब उसका बड़ा इशू है कि जो मिलता है वो साथ ही ऑब्वियसली बात है, कोई भी आएगी तो जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी उसी को पूरी पावर्स होती है किसको इंटरलेक करना है, किसको एग्जिट कराना है। यानी कि कोई अगर आती है कंपनी, कोई फॉरेन की आती है, वो अगर उसको भारत में कोई व्यापार करना है तो किसकी सरकार लेगी? भारत सरकार की परमिशन लेगी। भारत सरकार में जिस पार्टी की सरकार होगी वो उसको फंड कर देगी कि लो पैसा लो, और कोई भी भारत के संसाधनों का यूज करेगी, इतना मिसयूज करेगी, वो इतना लूटेगी कि वो पता ही नहीं चलेगा। और जो रूलिंग होगी गवर्नमेंट, उसको फ़ायदा पहुंचाएगी। इससे तो भारत की इंडस्ट्री और साथ ही साथ जो संसाधन दुरुपयोग होगा उससे भी नहीं होगा। ये भी देखने को मिलता है कि उनको टैक्स करने के बाद अपना सब काम करते हैं। दूसरे वैसे जो डॉक्ट्रिन है, मूल ढांचा, लोकतंत्र मूल ढांचा का हिस्सा। लोकतंत्र ही नहीं बचा तो फिर संविधान कैसे बचा? ऐसे ही तमाम मुद्दे चुनाव बॉन्ड से निकल के आते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट देख रही है और आदेश भी किया है। ऐसे कुछ इरेगुलरिटीज मिली हुई हैं। जब पब्लिश किया डॉक्यूमेंट में कौन कैसे फंड किया, कई ऐसे कंपनी हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड भी हैं या फिर उनका इशू है, या किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से पहुँचाया गया मदद है। ये सब अपना देखें और चुनावी बॉन्ड हमको समझना था, उसके बैकग्राउंड को समझना था। चुनावी बॉन्ड क्यों आया ये हमने देखा, कैसा है चुनावी बॉन्ड है क्या। 1 से 1000 तक के नोट देते हैं, SBI को चुनिंदा में खरीदती हैं, उनको 10 दिनों में ख़रीदा जाता है एक तिमाही पे,
और 15 दिन में उनको भेजा जाता है। अगर नहीं करते तो प्राइमरी में चला जाता है। ये पावर हमको कहाँ से मिलती है? रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 29A में ये प्रोविजंस है कि जो रजिस्टर्ड हैं राष्ट्रीय दल, जो 29A के तहत ही रजिस्टर है, उन्हीं को ही फंड चंदा दे सकते हैं और नहीं है। और जो लोकसभा और रजिस्टर्ड जो पार्टियाँ होंगी जो लोकसभा और विधानसभा में 1% वोट पाती हैं, वो भी उन्हीं को ही हम फंड दे सकते हैं। दूसरा कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन पे सारी देना पड़ता है, डिटेल्स अपनी देनी पड़ती है, जो जनरल भरते हैं कितनी चल रहा है संपत्ति की, और सर उसमें ये रहता है कि आप लिख के भी देते हैं कि आपने इतना पैसा खर्च किया एक चुनाव में, इतना लड़ने के लिए हमने इतना कर दिया। रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की पावर है, अगर कोई इलेक्शन कमीशन शिकायत कर दे तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन, चाहे भले ही जीता हो चाहे कुछ भी हो, उसको पूरा पावर है कि वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देगी। इसी तरह नए अपडेट पाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।